आप सबका वापस स्वागत है हमारे हिस्ट्री अनर्थ के नेक्स्ट लेक्चर में। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये लास्ट टॉपिक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन कैसे होती है, वन ऑफ द फॉरमोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हड़प्पन डिक्लाइन both in terms subjective and as well as in terms of preliminary viewpoint से भी बहुत important बनता है। एंड इन जनरल भी एज एन इंडियन ये समझना ज़रूरी होता है अबाउट किस तरीके से हमारा जो एक वन ऑफ द फोरमोस्ट सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन करता है। नाउ लेट मी क्लियर दिस पॉइंट वेरी वेल दैट आज भी रिसर्चेस हो रहे हैं कि एग्जैक्टली ये सिविलाइजेशन किस तरीके से डिक्लाइन करता है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ थी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिबेट्स आर ऑलरेडी देयर एंड और भी डिबेट्स, फर्दर डिस्कशंस, डिबेट्स एंड हाइपोथेसिस को डेवलप किया जा रहा है एंड कॉन्टीन्यूस बेसिस पे उससे ऐड ऑन किया जा रहा है एकेडमिक्स में, सो दैट कि ज़्यादा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सो मैं आपको ऐसे, हमारे पास कई सारे इंटरप्रिटेशंस है, कई सारे व्यू पॉइंट्स है, कई सारे डिबेट्स है, बट मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वन ऑफ द आई वुड से पॉपुलर थ्योरीज एंड डिबेट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो अप्रॉक्सीमेट 300 साल से ज़्यादा वो चला, जितना हम मानते हैं। एंड 300 साल के आसपास चला, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इतने लंबे समय तक जो वो कंटिन्यू चला था, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी भी मतलब एक रफली एक दिन के अंदर ही ओवरनाइट वो फ्लश आउट हो गया, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो स्लोली एंड ग्रेजुअली, आई वुड से स्लोली एंड ग्रेजुअली इससे डिक्लाइन की तरफ लेकर गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि डिक्लाइन हुआ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, वाइप आउट हो गया। ये कभी नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ एसेंस हमेशा रह जाते हैं, वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एविडेंसेस मिलते हैं पशुपति शिवा के। पशुपति शिवा के एग्जाम्पल्स हमें सील्स से देखने मिलते हैं। एंड इवन टुडे 2023 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इवन आज भी पशुपति शिवा की वर्शिप होती है हिंदुज़म में। वही मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ होली डिप, ऑल्दो मैं बोलूँगा वो डिबेटेबल एस्पेक्ट है, बट अगर उसे भी लेकर चला जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, लाइक टेकिंग प्रेजेंट एज अ कंटेक्स्ट, उस केस में भी आज भी हमारे कुंभ मेला फॉर एग्जांपल, वहाँ पे भी जो है होली बात का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। सो इसका मतलब ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रह जाती है एंड एक इंटीग्रल पार्ट बन सकती है। हो सकता है वो अपने प्रिस्टीन फॉर्म में, अपने रियल फॉर्मेट में जैसे वो था वो नहीं हो ना हो, बट डेफिनेटली वो एग्जिस्ट करता है एंड वो कंटिन्यू चलता रहता है। यानी इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स इट इज़ नॉट सडन, इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड कई सारे फैक्टर्स होंगे डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूट करते होंगे। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जो हमें ये देखने मिलता है कि कई सारे व्यू पॉइंट्स है, कई सारे एविडेंसेस हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि क्या एक पॉसिबल फैक्टर होगा कि जो एक रफली अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन जो देखते हैं वो 1900 से लेके 1600 का जो टाइमलाइन होता है, उस टाइम पीरियड पे माना जाता है कि डिक्लाइन हुआ होगा। क्यों? जो पहले अगर मैं लेके चलूँ एविडेंसेस क्या है, तो सबसे पहला एविडेंस आता है डिके इन अर्बन प्लानिंग, degradation in like craft activities, specialization in activities, like for example हमें ये बात बिल्कुल पता है कि अर्बन सिविलाइजेशन था, वो एक अर्बनाइजेशन वहाँ पे हमें फैक्टर देखने मिलता है। अब ये अर्बनाइजेशन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। नाउ अर्बनाइजेशन था, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपका अर्बन सेंटर डिक्लाइन करता है, तो इन जो भी एक ह्यूमन मोबिलिटी होता है वो एक जनरल एक नेचुरल अडेप्टेशन होती है, आई गेस उससे कहना बेटर रहेगा कि वो अर्बनाइजेशन से जब भी कोई मेजर डिवास्टेशन आता है, मेजर एक शिफ्ट आता है, तो अर्बनाइजेशन से रूरलाइजेशन की तरफ शिफ्ट करता है। एंड यही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलती है कि पहले जब हम अर्बनाइजेशन को देख रहे थे, लाइक उसी तरह से वहाँ पे हाउसेस कंस्ट्रक्शन थे,
उसी तरह का से हमारा एक टाउन प्लानिंग हो रखा था इन टर्म्स ऑफ ग्रिड पैटर्न जो रोड का हो रखा था, या फिर एक आई वुड से मैग्निफिसेंट जितने भी हमारे पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर आई वुड से कंस्ट्रक्शंस हो रखे थे, उन सब में एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिलता है। हमारे घरों की बात करें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो डेफिनेटली वो मर्ड हर्ट्स बनना शुरू होते हैं, मिट्टी के घर, पत्थर के घर बनना शुरू होते हैं, जहाँ पे एक वुड से एक बड़े बड़े मेजर हाउसेस के फॉर्मेट पे थे विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूम्स। एग्जाम्पल हड़प्पा का मैंने बताया था 22 रूम्स के एक्सकवेशन किया गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि मर्ड एंड स्टोन के हट्स बनाने शुरू होते हैं, स्ट्रीट्स और नहीं बन रहे होते हैं, पोट्रीज में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। स्किल्ड एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल सील मेकिंग जो है उसमें डिक्लाइन देखने मिलता है। ऑर्नामेंटेशंस लाइक जितने बनाए जाते थे उनमें एक डिक्लाइन देखने मिलता है। इन टर्म्स ऑफ अदर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, उन सब में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि जब भी आप एक ओवरऑल डिक्लाइन को समझते हो तो ये समझना होता है कि कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन हो रहा है तो डिक्लाइन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे नहीं होता है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक इंटर रिलेटेड इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट होता है। यानी कि अगर एक का इन्फ्लुएंस होगा तो इट हैज़ ए डोमिनो इफेक्ट, उसका दूसरे पे भी इफेक्ट होगा ही होगा। फिर आता है हमारा ट्रेड में डिक्लाइन। जैसे हमें पता है कि जो हम हड़प्पन्स थे वो बेसिकली बहुत मेजर डील करा करते थे या ट्रेड करा करते थे। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ उनका जो था वो किनके साथ था, वो बेसिकली था मेसोपोटामियंस के साथ। एंड मेसोपोटामियंस ने इस चीज़ को रिकॉर्ड करा था उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट में, जिसका नाम है एवेस्ता। अब ये एवेस्ता में जब रीड करा जाता है, जब उनको इंटरप्रेट किया जाता है विद मेनी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द स्कॉलर्स, तो उनको ये पता चलता है कि बेसिकली अप्रॉक्स दिस रफ टाइम पीरियड जो मेलुहन्स थे, जो रिप्रेजेंट करा जाता है, फिर जो सिग्निफाई किया जाता है विद दैट ऑफ द हड़प्पन्स, वो कहीं ना कहीं ट्रेड करना एक सडन वे में ही बोलूँगा, वो कहीं ना कहीं कम कर देते हैं या डिक्लाइन होना शुरू होता है और सडनली वो स्टॉप हो जाता है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं शो करती कि किस तरीके से जो है एक डिक्लाइनिंग फेज में था, एंड सडनली देयर वाज अ शिफ्ट, अ स्ट्राइकिंग पॉइंट वाज देयर व्हेन द एंटायर ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड, सब कुछ बंद हो गया एंड या रूरलाइजेशन की तरफ शिफ्ट करना शुरू करते हैं लोग। दैट वाज द केस। हट्स का मैंने एग्जांपल बताया था कि जहाँ पे पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, अब उस केस में हमें देखने मिलता है कि एकदम छोटे छोटे मड एंड स्टोन के हट्स बनना शुरू होते हैं। ये ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इस टाइम पे कोई स्कल्पचर कोई भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी है वो एकदम ब्लॉक हो चुका होता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कई सारे साइट्स से जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं। जैसे कि पहले अगर हम हड़प्पा की एग्जांपल लेते हैं, मोहनजोदारो की एग्जांपल लेते हैं, कालीबंगान, लोथल, धोलावीरा, जितने भी पॉपुलर साइट्स थे उन सब में एक डिक्लाइन देखने मिलता है। अब डिक्लाइन किस पर्सपेक्टिव से होगा? डिक्लाइन ऑब्वियसली हम एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कल फॉर एग्जांपल 8 घंटे पढ़ाई करी, आज आपने 10 घंटे पढ़ाई करी, तो आपने कंपैरेटिवली बोला कि कल के कंपैरिजन में आज 2 घंटे मैंने बेटर पढ़ाई किया, यानी कि 2 घंटे का एक मेरा इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। बट वही आप बोलो कि कल मैंने जो 8 घंटे पढ़ाई करी थी फॉर एग्जांपल, उसमें मैंने 4 चैप्टर्स लर्न करे थे, एंड आज आप बोलोगे मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी बट उसके बाद भी मैंने सिर्फ 3 चैप्टर्स लर्न किए, तो इवन इफ़ यू हैव इंक्रीज्ड योर वर्क सिटिंग आवर्स, योर प्रोडक्टिविटी इन दैट सेंस वॉज समवॉट रिड्यूस्ड। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्लाइन कर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपेरेटिवली आपकी पहले के कंपैरिजन में, मेच्योर फेज के कंपैरिजन में अब जो है यहाँ पे डिक्लाइन देखने मिला है ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। ठीक है। मोहनजोदारो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्यों आता है, बिकॉज मोहनजोदारो का जो एक और एरिया ऑफ कवरेज था वो 84 हेक्टेयर के अप्रॉक्सीमेट था, जो आफ्टर ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिक्लाइन उससे 3 हेक्टेयर का बच चुका था। एंड दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ग्रेट बाथ का एक एग्जाम्पल आता है जहाँ पर चाहता है ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में था उसकी एंट्री पॉइंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वो इट वॉज ब्लॉक्ड। एंड ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ग्रेनरीज कमज़ोर हो रहे थे, ग्रेनरीज या तो ख़त्म होते जा रहे थे, एंड दैट शोज़ कि एक डिक्लाइनिंग फेज में था ये सारे सेटलमेंट। एंड ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कई सारे डिबेट्स है, कई सारे थ्योरीज है, एंड सबसे पॉपुलर थ्योरी हमारे पास ये 6 और इससे कई ज़्यादा होंगे एंड कई ज़्यादा है भी, बट
ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट है जिसका एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल फ्लड एंड अर्थक्वेक का जो एक थ्योरी डिबेट आता है वो मार्शल एंड रेक्स ने दिया था। रेक्स की हाइपोथेसिस भी है इसमें। शिफ्टिंग रिवर कोर्स की बात करते हैं, खासकर इंदस एंड मैं बोलने की कोशिश करूँ, इंदस हो गया एंड आई वुड से सरस्वती नदी की बात करते हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट आता है, ये लैम्ब्रिक ने दिया था। फिर एरिडिटी की थ्योरी आती, बंजर हो जाना, अग्रवाल एंड सूद ने उसे दिया था, पी अग्रवाल एंड सूद ने दिया था। एपिडेमिक थ्योरी, बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी अग्रवाल ने दिया था। इकोलॉजी, जो इकोलॉजी क्या होता है, इट्स बेसिक इंट्रैक्शन जो आपके बायोटिक और एबायोटिक के ये कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के बीच में होता है। बायोटिक क्या होता है, लिविंग, एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दिया था फेयर सर्विस ने। वेल आयरन इन्वेजन थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट पॉपुलर थ्योरी, ये मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट ऑल ऑफ दिस थ्योरीज। एक और थ्योरी आती है, वो श्रीनाथ नागर ने दिया था विद रिस्पेक्ट टू डिक्लाइन इन ट्रेड, प्राइमरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिक्लाइन इन द ट्रेड ऑफ लैपिस लज़ूरी। बट वो बहुत डिबेटेबल है एंड ज़्यादा एक्सेप्टेबल बाई मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं है, बिकॉज वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। नाउ जब हम फ्लड और अर्थक्वेक की थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्शल और रेक्स का मानना सिंपल सा ये था कि क्योंकि जो आपका ओवरऑल सिविलाइजेशन का एक सेटअप था वो उस जोग्राफिकल टेरिटरी में था, जो कि वन ऑफ दी आई वुड से फोकल पॉइंट्स था मल्टीपल अर्थक्वेक का। क्यों, उसका मैं एक बहुत ही बेसिक सा आपको डेफिनेशन, बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। हमें ये बात बिल्कुल पता है कि जो एक सबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है एंड जो आपकी यूरेशियन प्लेट है उसके बीच में पहले एक थेथी सी हुआ करता था एंड उसके नीचे में आपका ओशनिक प्लेट था एंड ओशनिक प्लेट सबडक्ट किया एंड इट क्रैक्ड एंड वो नीचे जाते जा रहा है टुवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ, ये माना जाता है इन ज्योग्राफी। एंड जो आपका कॉन्टिनेंट मार्जिन है, मैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहूँगा, नॉट टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या हो रहा है आज भी ये माना जाता है सिंपली कि हिमालयस जो है वो अपने साइज़ को बढ़ा रहे हैं। तो हिमालयस अपने साइज़ को बढ़ा रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न जो एक उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसका इम्पैक्ट होता है बिकॉज द कन्वर्जेंस ऑफ दिस कॉन्टिनेंट प्लेट, जिसके वजह से एक आपको ओवरऑल एक एमर्जेंस देखने मिलता है ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका एक फोर्स प्रेजेंट रिलीज़ होता है एंड ये फोर्स जो है आपके आसपास जितने भी रीजन है वहाँ पे आई वुड से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन दैट केस उसका इफेक्ट आपको अर्थक्वेक के फॉर्मेट पे देखने को मिलेगा एंड दैट इज़ रीजन, दिल्ली का जो रीजन है, आसपास जितने भी रीजन है वो आपको, या फॉर एग्जांपल जो उत्तराखंड का रीजन है, हिमाचल प्रदेश का रीजन है, वो इतना प्रोन टू अर्थक्वेक क्यों माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कन्वर्जेंस होता है एंड कन्वर्जेंस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता आ रहा है, नहीं आगे भी चलता रहेगा। सो ये माना जाता है क्योंकि वो उसी रीजन के आसपास में है, तो यहाँ पे भी आपका कंटिन्यूस बेसिस पे अर्थक्वेक आता होगा। एंड ये अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके सुनामी को डेवलप करने के लिए। आई वोंट से सुनामी यहाँ पे आया था, बट ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि फ्लडिंग इसकी वजह से हुआ होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई सारे थ्योरीज है कि फ्लडिंग क्यों हुआ होगा। कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि क्योंकि आपका एक काइंड ऑफ एक ऐसे सबडक्शन हो गया था आपका नियर टू द इंदस बैंक एंड वहाँ पे क्या हुआ, पानी फील होता गया एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये पूरा जो एरिया था वो पानी से भर गया एंड एज अ रिजल्ट पानी स्पिल आउट हो गया एंड वो इतना ज़्यादा स्पिल आउट हुआ कि आपका फ्लड आ गया। ये एक थ्योरी माना जाता है। एक माना जाता है कि हो सकता है शायद अर्थक्वेक के इफेक्ट की वजह से वो, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है शायद ओवरफ्लो भी हो गया होगा पानी का, तो उसके वजह से होता है बिकॉज इतने सारे रिवर चैनल्स डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और दैट कैन बी अंडरस्टूड हियर। सो नाउ ये इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये एक पॉइंट आता है कि हम इस चीज़ को क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्लडिंग हुआ था, कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने, स्कॉलर्स ने यहाँ पे एक्सकेवेट किया तो मोहनजोदारो में 7 टाइम्स एविडेंसेस मिले कि यहाँ फ्लडिंग आई थी, यानी 7 टाइम्स उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया था। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में, चाहे कोई भी दीवार हो, कोई भी घर हो या कुछ भी रोड्स हो, वहाँ पे आपको सिल्ट्स के डिपॉजिट देखने मिले एंड सिल्ट डिपॉजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होता है कि फ्लडिंग आया होगा।
क्योंकि हमारे पास 3-4 तरह के सॉइल्स होते हैं, जिसमें सिल्ट डोमिनेंट होता है, या फिर आपका क्ले डोमिनेंट होता है, या फिर आपका सैंड डोमिनेंट होता है। ज़्यादातर माना जाता है कि जहाँ पे सिल्ट डिपोज होता है तो वहाँ पे उसी तरीके से आपके उस सॉइल में कंपोजिशन ज़्यादा होगा, एंड एज ए रिजल्ट माना जाता है कि जब फ्लडिंग होता है ज़्यादातर सिल्ट के डिपोजिट्स वहाँ पे बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली हमें पता है कि अर्थक्वेक प्रोन जोन में था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़मीन का अपलिफ्टमेंट हुआ होगा, एंड एज ए रिजल्ट फ्लडिंग आई होगी। और ये भी कहीं ना कहीं आपको लोथल की बात करते हैं तो लोथल हमें पता है कि वहाँ पे हमें ऑब्वियसली ऐसे एविडेंसेस मिले कि शायद लोथल जो है वो अपने लोकेशन से, एक्चुअल लोकेशन से वो शिफ्ट कर गया। एक्चुअल लोकेशन मतलब वो पहले समुद्र के बहुत पास में था, पर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक वह समुद्र से बहुत दूर चला गया। तो ये पहला थ्योरी है जो कि मार्शल एंड रिक्स ने दिया था। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बाद मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, तो वो आता है लैम्ब्रिक की शिफ्टिंग रिवर कोर्स। तो ये माना जाता है लैम्ब्रिक के अकॉर्डिंग कि सर पहली बात क्या थी कि आपकी दो नदियाँ थी, ठीक है, आपकी इंदस और सरस्वती। ये मोहनजोदारो को प्राइमरली पानी प्रोवाइड करती थी। बट एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ आई वुड से टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट एंड थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से अर्थ में जो मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो ये आपके दो रिवर चैनल्स थे प्राइमरली, ये अपने कोर्स को शिफ्ट कर जाते हैं, एंड एक नदन पार्ट बन जाता है, इंदस पार्ट को ज्वाइन कर लेता है, एक आपका जाके यमुना पार्ट को ज्वाइन कर लेता है, यमुना बैंक को। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये जो पूरा रीजन होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आई वुड से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है मोहनजोदारो का। एंड सरस्वती के शिफ्ट की वजह से एक और जगह पे डिक्लाइन आपको देखने मिलता है, वो है बनवाली। अभी बनवाली का एविडेंस हमें देखने मिलता है क्योंकि यहाँ पे एरिडिटी के एविडेंसेस भी हमें देखने को मिले, और या दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इससे हमें एक और चीज़ देखने मिलता है, लोगों का माइग्रेशन होना, ठीक है, उसकी एविडेंसेस देखने मिलते हैं। थर्ड आता है एरिडिटी थ्योरी। एरिडिटी यानी सुखर बंजर पर जाना। अगेन ये अग्रवाल एंड सूद ने दिया था। ये माना था कि 1600 लाइक 1600 बीसी के अप्रॉक्सीमेट के आसपास में एरिडिटी कंडीशंस बढ़ना शुरू हो गए थे। अब एरिडिटी कंडीशंस क्यों बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है कि अर्थक्वेक की वजह से, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ द अर्थ जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर बेड्स थे, जो नदियाँ के बेड्स हुआ करते हैं, यानी कि जहाँ से वो रिवर फ्लो करती है, तो हो क्या है, यहाँ पे आपका पूरा सूखा हो गया, इट ड्राइड। एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न यहाँ पे जब पानी नहीं है, ऑब्वियसली तो आपका इरिगेशन पॉसिबल नहीं होगा, और इरिगेशन पॉसिबल नहीं है तो यानी कि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, और एग्रीकल्चर किसी भी सोसाइटी के सस्टेनेंस के लिए फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस में अगर रिवर नहीं है तो आपका एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा, एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पे साइट्स डिक्लाइन करना शुरू करेंगे। और यही चीज़ हमें कालीबंगान और बांडुली में भी देखने को मिली। एपिडेमिक थ्योरी की बात करें तो एपिडेमिक जो है वो पी अग्रवाल ने दिया था। ये माना जाता है कि देखो दो चीज़ें, पहली कि एक थ्योरी ये मानी जाती है कि देख एपिडेमिक थ्योरी में आता है कि फ्लडिंग क्योंकि ज़्यादा हो रही थी, फ्लडिंग की वजह से पानी रुक गया। हमें पता है कि अगर आज भी आपके एरिया के आसपास में कोई एक ऐसा जगह हो जहाँ पे ज़्यादा आपका प्राइमरीली एक ऐसा लोकेशन हो कि एक गड्ढा हो जाए, वहाँ पे आपका पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, वो बहुत लंबे समय तक रह जाए, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वैसे मॉस्किटोज़ या बाकी फ्लाइज जमा हो जाना शुरू होते हैं। अब इसका एक बहुत साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न क्या है कि पानी के आसपास में उनको एक बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, और ये मॉडरेट टेम्परेचर उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसी से चिकनगुनिया वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि ऐसी चीज़ें थी, उसकी वजह से भी शायद पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके एपिडेमिक्स हुए होंगे। शॉर्टेज ऑफ फूड थी, स्टारवेशन हो रहा था, जिससे लोगों की इम्यूनिटी और कमज़ोर हो रही थी। मेडिकेशन फैसिलिटीज़ उस टाइम उतने अवेलेबल नहीं थे, हॉस्पिटैलिटी उतनी अवेलेबल नहीं थी, और थी भी तो बहुत प्रिमिटिव थी, जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, एंड एज अ रिजल्ट लॉट्स एंड लॉट्स पीपल डाइड। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एक इकोलॉजी का डिबेट, जो फेयर सर्विस ने भी दिया है, एक डी एन झा सर ने भी दिया है। अब फेयर सर्विस का माना ये था कि अप्रॉक्सीमेट अगर माने तो जितना ओवरऑल प्रोडक्शन होता था उसमें से सॉरी, जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता था उसमें से अप्रॉक्सीमेट हम बोले तो 80% जो है वो कहीं ना कहीं खुद कंज्यूम करते थे। 20% जो है वो अप्रॉक्सीमेट माना जाता है कि वो मार्केट में बेच दिया करते थे। ठीक है, और सिमिलर पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता था पास में, सटी लाइक मोहनजोदारो, जहाँ पे पॉपुलेशन 35,000 की थी। अब ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होगी,
बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि क्योंकि आपके पास उस टाइम पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो नहीं थी, HYD सीड्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स नहीं थे, देन इन दैट केस वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग वो आपके नेचुरली जितना उग रहा है उतना ही उगेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी एंड डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग मोर प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड एज रिजल्ट व्हाट हैड हैपेंड कि कहीं ना कहीं उसमें प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ। सेकेंडली कैटल और बाकी जो ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स ऑब्वियसली होंगे, दे ऑल्सो स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर एंड मोर आई वुड से एरियाज़ को ज़्यादा कंज्यूम, उनकी ग्रासेस को पैस्चर्स को कंज्यूम करना शुरू किया एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैड हैपेंड कि धीरे 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 एरिया सेमी एरिड से एरिड की तरफ शिफ्ट करना शुरू करता है और फॉरेस्ट कहीं ना कहीं कम होना शुरू करता है। एज अ रिजल्ट फूड और फ्यूल की भी स्कासिटी हमें देखने को मिल जाती है। सेकेंड थ्योरी जो DN झा सर ने दी है, वो DN झा सर का मानना ये है लाइक आपका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, बोथ मैन एंड कैटल वर एक्चुअली एग्जॉस्टिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल के बियॉन्ड वो जाके डिमांड कर रही थी, ऑलमोस्ट सेम है। एंड एज ए क्या हुआ, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट आपका फ्लडिंग भी एक वो बड़ा कारण बन जाता है बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाता, बिकॉज ऑलरेडी आपका एक प्रेशर है। आप कितना भी कर दो, आपके पास अगर एक बॉक्स है उसमें फॉर एग्जांपल आप 100 kgs तक होल्ड कर सकते हो, बट अगर आप 105 kg रखोगे तो वो स्टार्ट टू बेंड, इट विल स्टार्ट टू बेंड एंड उससे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है अर्थक्वेक प्रेजेंट होगा, अर्थक्वेक डेवलप होगा, अर्थक्वेक होगा तो फ्लडिंग होगी। ये सारी बिग थ्योरीज में आती है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी की लास्ट में मैं बात करूँ तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये माना जाता है कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया स्टेपी ग्रासलैंड के पास आए थे। अब स्टेपी क्या होता है, ग्रासलैंड क्या होता है, इट्स अ वेरी जोग्राफिकल टर्म, दोज आर जोग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज। डेफिनेटली मुझे कहीं मौका मिलेगा तो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस वेजिटेशंस ऑफ द होल ऑफ द लाइक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से एंड इंडियन पर्सपेक्टिव से। आई विल डिस्कस इट इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पॉसिबल, जो मेरे लिए होगा। आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट विद यू। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेपी ग्रासलैंड जो कि सेंट्रल एशिया रशिया के सदर्न टेरिटरी से आई वुड से आते हुए देखने में मिलता है एंड स्टेपी रीजन जो है वो माना जाता है बहुत फर्टाइल पैस्चर्स के साथ आता है, वहाँ से लोग जो है वो माइग्रेट करते करते हैं। क्यों आए, आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर वैदिक लिटरेचर, वैदिक पीरियड में। बट इन आई वुड से जिस्ट में बताऊँ तो होता है क्या है कि दो वर द नोमैड्स एंड द कैटल हर्डर्स, ठीक है, वो चरवाहा हुआ करते थे, गाय हुआ करती थी एंड गाय हुआ करती थी, दे दोज नीड पैस्चर्स। तो उसकी वजह से वो घुमा करते थे, ट्राइब्स हुआ करते थे, वो आए। कई सारे थ्योरीज है कि आर्यन अगर थे भी तो किस तरह से डिफ्यूजन हुआ, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बट यहाँ पे क्या था, आर्यंस आए एंड उनकी रिवर पारुशनी जैसा ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है, रिवर पारुशनी यानी कि रिवर रवि, इसके पास में बैटल ऑफ 10 राजन होती है, ठीक है, बैटल ऑफ 10 राजना। ये जो बैटल ऑफ 10 राजन है इसमें आपकी लड़ाई होती है आई वुड से जो न्यू आर्यंस आए होते हैं, न्यू आर्यन से नए आर्यंस आए होते हैं। अब इनको जो हेड कर रहे होते हैं वो होते किंग सुदास। एंड इनके कंपैरिजन में जो लड़ाई हो रही होती है वो होता है आपका पुराने जो आपके आर्यंस आए होते हैं जैसे दासास एंड दास्यूस के साथ, इनके से लड़ाई होती है। अभी कौन थे क्या थे इन सब में मैं बाद में बात करूँगा। जब इन जनरल क्या होता है कि इनकी लड़ाई होती है, किंग सुदास जीत जाते हैं, फिर ये पुरुष के साथ मिलकर आपका एक कंट्रोल बनाते हैं और आर्यवर्त की स्थापना करते हैं, ठीक है, द लैंड ऑफ द आर्यस। ये चीज़ हमें देखने मिलती है। तो बेसिकली क्या आर्यन विजन थ्योरी आती है, आर्यंस ने यहाँ पे अपना कंट्रोल किया होता है एंड आर्यंस के एविडेंस हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल बरियल, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, उसके भी एविडेंसेस से प्रूफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्यंस आते हैं, ऋग्वेद हमें इस चीज़ को प्रूफ करती है कि सब सिंधु नदी के आसपास यहाँ के जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं एंड इस तरीके से इनका एक नया पूरा स्ट्रक्चर शुरू होता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस आई वुड से डिबेट। आई वोंट से कि इट्स अ कंप्लीट एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव, आई वुड से जहाँ पे मैं ऑब्वियसली ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एज अ ह्यूमन कि मैं हर एक डिबेट को कवर कर सकूँ बिकॉज दे आर इन्यूमरेबल डिबेट्स। बट हाँ, जितने पॉपुलर डिबेट्स थे मैंने उनको डेफिनेटली कवर करा है। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि मैं चाहूँगा आपसे कि जो भी मैंने बुक लिस्ट आपको नीचे मेंशन करा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डेफिनेटली नहीं परचेज़ करें।
बिकॉज हमेशा बुक्स में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बुक्स में इन्वेस्ट करें एंड जो मैंने बताया है इस वीडियो लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और बाद में बुक्स को रीड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल उपेंद्र सिंह मैम की बुक भी पढ़ सकते हो आप। आर शर्मा सर की बुक जो है बेसिक्स को अपने क्लियर करने के लिए, एंड देन उपेंद्र सिंह मैम की बुक को थोड़े एडवांस लेवल में जाने के लिए, इट्स मोर देन एनफ। इनको पढ़ो एंड उसके बाद क्या है, अपने नोट्स बना लो। नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, बुक को रीड करो, वीडियो लेक्चर को वापस देखो, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो लेक्चर को डेफिनेटली उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सो दैट कि ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। अपनी डेफिनेटली फीडबैक मुझे शेयर कर सकते हो तो कुछ बिल्कुल करो, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। इट वोंट टेक मच टाइम। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि आपको जितनी वीडियो लेक्चर्स फ्यूचर में आएंगे वो आपको ऐसे ही नोटिफाई होते रहोगे एंड आपको इस चीज़ का बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। एंड पढ़ते रहो, स्टडी हार्ड। टिल देन, जय हिंद।